खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह के लिए करेंगे प्रचार। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से आज से शुरू होगी। करण माहरा की तैयारी पूरी, सह प्रभारी होंगे शामिल। प्रदेश में दुर्गम क्षेत्रों में गर्भवतियों को भी मिलेगी हेली एम्बुलेंस की सुविधा। मुख्य सचिव राधा रतौड़ी ने दिए निर्देश। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन का खतरा। बारिश में हेलमेट पहनकर केदार घाटी पार करेंगे यात्री। बिजली चोरी करने वालों पर यूपीसीएल ने कसा शिकंजा। इस जुलाई महीने तक पकड़े बिजली चोरी के 1062 मामले। अगले 3 दिन प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट। आज चमोली में बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों पर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि दिसंबर में सूबे के दूरस्थ गांवों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान प्रदेश के विकास को देखेंगे और इसी दौरान सड़कों के वीडियो बनाकर सरकार को भेजेंगे। साथ ही पर्वतीय अंचल की सुरक्षित सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की समीक्षा भी करेंगे। पूर्व सीएम ने दावा किया कि सिंचाई विभाग में केवल विभागीय मंत्री की पगड़ी दिखाई देती है, जबकि पीडब्ल्यूडी पूरी तरह से नदारद है। आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों को खोद डाला गया, इसलिए इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार का चिट्ठा खोलेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल के भीमताल में उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के कर्मचारियों ने भीमताल जल संस्थान कार्यालय में वेतन व एरियर का भुगतान नहीं करने पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। भीमताल कर्मचारी संघ अध्यक्ष कमल कनौजिया ने बताया कि कर्मचारियों को 3-3 माह तक वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते कर्मचारी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वह कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार से वेतन देने की मांग करने पर नौकरी से हटाने की धमकी दे रहा है। इससे कर्मचारियों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों को हर महीने समय से वेतन नहीं दिया गया तो वो काम करना छोड़ देंगे। आप जानते हैं कि बरसात का सीज़न है, उसके बाद एक समस्या डेंगू की रहती है। डेंगू, हालांकि हम लोग ये मान रहे हैं कि लगातार हम लोग फॉगिंग और साफ़ सफाई करते ही है, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा कहा गया कोई विशेष अभियान हम लोग चलाएं, ताकि उसमें आने वाला टाइम जो डेंगू के प्रभाव का है वो कम हो सके। तो शनिवार इतवार के लिए पूरे प्रदेश भर में ड्राइव चला गया और ये लगातार जारी रहेगा। वैसे साफ़ सफाई और ये क्रम तो हमेशा जारी रहता ही है, लेकिन विशेष अभियान हम लोग चलाएं ताकि हमारा जो डेंगू का लार्वा है वो नष्ट हो सके, साफ़ सफाई हमारे यहाँ रह सके। तो ये लगातार अधिकारियों को हमारे द्वारा कहा भी जाता है और उसका पालन भी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व विधानसभा सचिवालय को 3 सप्ताह का ज्यादा समय देने हुए जवाब पेश करने को कहा है। हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि 2000 से अब तक विधानसभा सचिवालय में सभी अवैध तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। हमारे पास जो भी साक्ष्य थे कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, लेकिन अभी तक राज्य सरकार सहित सचिवालय ने इस पर जवाब नहीं दिया है, जिस पर कोर्ट ने दोनों से 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी अभिनव थापर ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। उनके द्वारा जनहित याचिका में विधानसभा सचिवालय में हुई बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को चुनौती दी गई है। उनके द्वारा जनहित याचिका में कहा गया कि विधानसभा में एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद की विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया गया, जबकि
उससे पहले की नियुक्तियां को नहीं मिली। सचिवालय में यह घोटाला 2000 में राज्य बनने से अब तक होता रहा, जिस पर सरकार ने अनदेखी कर रखी है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों के खिलाफ उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जाए, उनसे सरकारी धन की वसूली कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार ने 6 फरवरी 2003 तक शासनादेश, जिसमें तदर्थ नियुक्तियां रोक, संविधान का अनुच्छेद 14, 16 व 187 का उल्लंघन है, जिसमें हर नागरिक को सरकारी नौकरियों में समान अधिकार व नियमानुसार भर्ती होने का प्रावधान है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 1974 की सेवा नियमावली तथा उत्तराखंड विधानसभा की 2011 नियमावली को उल्लंघन किया गया है। आज याचिकाकर्ता अभिनव थापड़ द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में जो तदर्थ नियुक्तियां, जिन लोगों ने गलत तरीके से तदर्थ नियुक्तियां दी हैं लोगों को, जिनकी नियुक्तियों को पहले ही माननीय उच्च न्यायालय अवैध करार दे चुकी है, उन देने वालों पर जो रिकवरी के लिए शासनादेश 6 फरवरी 2003 निर्गत किया गया है, उसके क्रम में क्या कार्यवाही करनी चाहिए थी, उसके ऊपर सुनवाई हुई। और राज्य सरकार की ओर से मामले में 2 साल बाद आज यह तर्क दिया गया कि जो सचिव विधायी हैं उनके पास कोई अभिलेख ही मौजूद नहीं है इसमें कोई जवाब लगाने के लिए, और इसीलिए सचिव कार्मिक को निर्देशित किया जाए कि वह इसमें जवाब दाखिल करें। तो सचिव कार्मिक को आज माननीय उच्च न्यायालय ने 3 सप्ताह का समय दिया है कि वो अपना जवाब इस याचिका के बारे में दाखिल करें, और मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2024 को नियत की गई है। और अब खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां रामनगर शहर में आसपास के इलाकों में गणपति महोत्सव की पिछले 4 दिनों से लगातार धूम मची हुई है। जगह जगह पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में जहां एक बाहर से आए कलाकारों द्वारा भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन झांकियां के माध्यम से किया गया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है, कलाकारों का उत्सव बढ़ाया। और वहीं रामनगर में स्टेट बैंक के समीप स्थित पायते वाली रामलीला प्रांगण में गणपति उत्सव समिति द्वारा 10वां 5 दिवसीय पंडाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का अंतिम दिवस बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर हुई पूजा अर्चना एवं हवन के बाद भगवान गणपति की मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा पूरे उल्लास के साथ नगर में निकाली गई। इस दौरान इस शोभा यात्रा में मौजूद भक्त भजनों पर जमकर नाचते हुए दिखाई दिए तथा रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित गिरजा देवी मंदिर में पवित्र कोसी नदी में भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इसके साथ ही रामनगर व उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों से आए भक्तों ने भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त है। हमारा ये 10वां पंडाल गणपति का विसर्जन होने जा रहा है इस बार, और 4 दिन का जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो कल समापन हो गए। मुरादाबाद के राहुल जी आए हुए थे, उन्होंने अपने कलाकारों से यहाँ के श्रोताओं का बहुत सुंदर प्रस्तुति करी, तो सब लोगों ने सराहना करी यहाँ पर। और विगत 10 वर्षों से हमारा ये विसर्जन होता आ रहा है, और हम चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और सभी संस्थाओं का हमें सहयोग इसमें मिलता है, और सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कुमायूं का सबसे बड़ा महानगर हल्द्वानी है, और उसमें सफाई और कूड़े निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम हल्द्वानी की है। लेकिन निगम द्वारा कई सालों से टंचिंग ग्राउंड को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। गर्मियों में दुर्गंध और बदबू, बरसात में संक्रामक रोगों का खतरा बने टचिंग ग्राउंड में से लाखों टन कूड़ा निस्तारण करने की हवाई दावे नगर निगम लगातार करते आ रहा है। एक बार फिर नगर निगम ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। फिर पहले की तरह दावा किया जा रहा है कि टचिंग ग्राउंड से लाखों टन कूड़े को हटाकर पूरा निस्तारण की गई नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जबकि पिछले 10 सालों से शहर की जनता नगर निगम के इस दावे को सुनकर बोर हो गई है। दरअसल हल्द्वानी शहर से रोजाना लाखों मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसके अलावा टचिंग ग्राउंड में नैनीताल जिले के अन्य नगर पालिका व नगर पंचायत का कूड़ा भी आता है। बावजूद इसके उसे कूड़े के निस्तारण के लिए कोई ठोस पहल आज तक नहीं मिली। हालात ऐसे हैं कि फिर से कूड़ा हाईवे में आकर गिरने लगा, और गर्मियों में कूड़े में आग लगाई जाती है, जिससे पूरा इलाका दुर्गंध से भर जाता है। बरसात में इसी इलाके की दुर्गंध संक्रामक रोगों को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी सरकारी दफ्तरों में बैठकर केवल हवाई बातें करते हैं। खामियाजा नगर की लाखों की आबादी को उठाना पड़ता है। नगर निगम ने पूर्व में भी उस कूड़े को प्रोसेस करने के लिए
प्लांट लगाया था और जितनी धनराशि हमें प्राप्त हुई थी उसके सापेक्ष हम लोगों ने उस कूड़े को प्रोसेस कर दिया था। बीच में अब इन्होंने निविदा आमंत्रित की जानी थी, कतिपय कारणों से निविदा सफल नहीं हो पाई और हमें शासन से निर्देश कल ही प्राप्त हुए हैं, तो जल्द से 2 से 3 दिन में हम नई निविदा आमंत्रित कर देंगे। अब जो निविदा आमंत्रित होगी उसमें उस कूड़े की प्रोसेसिंग की भी जिम्मेदारी रहेगी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे की भी जिम्मेदारी रहेगी और जो लोग आग लगा रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो नगर निगम पूर्णतः तत्पर है। हमारा प्रपोजल शासन में भेजा गया था, वहाँ से कल हमें अनुमति मिल गई है, तो हम लोग जल्दी ही 2 से 3 दिन में परीक्षण करके निविदा आमंत्रित कर लेंगे और निविदा सफल होने के पश्चात वहाँ पर कूड़े की समस्या मुझे उम्मीद है कि हम उससे निजात प्राप्त। खबरों में आगे बढ़ते हैं। थाना कालाढूंगी के बेलपड़ाव चौकी अंतर्गत लगातार हुई चोरियों के अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेलपड़ाव चौकी अंतर्गत चोरों द्वारा ज्वेलर्स, वाइन शॉप और वाहनों के टायरों की चोरी की गई थी, जिसके आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं सीओ सिटी रामनगर ने बताया सभी आरोपियों से चोरी का माल बरामद किया गया व सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। भी हमने टीम बनाई थी, उसमें तेजी से 4-5 दिन के अंदर ही हमने उस चोरी का भी खुलासा कर दिया था। उसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है जो खीरी लखीमपुर का है। उसे कुछ सोना और कुछ पैसे चांदी गली हुई और जो है कुछ पैसे उसे बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त का नाम और बता रहा है जो फरार चल रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो गिरफ्तार शुदा है उसको आज जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल में दिया। देखिए, बेलपड़ाव क्षेत्र में परसों 2-3 दिन पहले की बात है कि एक डंपर 10 टायर से 4 टायर चोरी होने की एक तहरीर जो है हमारे बेलपड़ाव चौकी पर आई थी, जिसमें हमने सुराग पता रशी करते हुए 2 टीमें बनाई, जिसमें चौकी इंचार्ज बेलपड़ाव और चौकी इंचार्ज कोटाबाग को हमने जो है टीम के साथ में नियुक्ति किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के खोली गांव में 7 सालों के बाद परिहार बंधुओं के माध्यम से सातु आठू देव अवतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और धूमधाम से किया गया। सातु आठू कार्यक्रम में देवता अवतरण और छोड़ा चाचरी का आयोजन ग्रामीणों के माध्यम से किया जाता है। सातु आठू पूजा कार्यक्रम पारंपरिक रीति रिवाजों को अपने में समेटे हुए है। परंपरा के अनुसार परिहार जाति के लोगों ने कुल देवी भगवती को खोली ग्राम में पूर्वजों द्वारा स्थापित किया है। परिहार समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए सातु आठू पूजन और देव अवतरण कार्यक्रम चलाया जाता है। जैसे जिस तरीके से आज हमारे गांव में ये सातु आठू का प्रोग्राम चला हुआ है, ये हमारा आठू महोत्सव प्रोग्राम है और इससे जो है हमारे ग्रामवासी जो खोली के हैं, उड़ल गाँव के हैं, इसमें सभी परिहार बंधु जो हैं इनके द्वारा ये हर 3 वर्षों में यह जो है आठू का जो है हमारा महोत्सव पूजा होती है। इसमें माँ भगवती की आराध्य देवी हमारी माँ भगवती की पूजा होती है। उनकी आज जो है अष्टमी के दिन डोली भी आज उनको विदाई भी की जाएगी और यह जो है हमारा जो है इस वर्ष जो है काफ़ी समय बाद 7 सालों के बाद यह जो है पूजा महोत्सव आज हमारा आठू का यहाँ पर हो रहा है और इसके मुख्य यजमान कैप्टन मोहन सिंह जी हैं और यह जो है हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय भी है क्योंकि हमारी ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा भी है और यहाँ पर जिस तरीके से कोट ब्राह्मणी मंदिर में आप लोगों के यहाँ पर पूजा होती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी देवी की आज माँ भगवती की इस तरीके से पूजा होती है। रुड़की के नगर निगम सभागार में भारतीय किसान यूनियन रोड की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाया। किसान पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि ऊर्जा निगम की ओर से जो स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है, ये जनहित में नहीं है। अगर विभाग व सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने बंद नहीं किए तो यूनियन सड़कों पर आकर आंदोलन करने के बाध्य होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास कूच करने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव कुशवाहा ने कहा कि सभी किसान स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं मिल रहा है, ऐसे में किसान बिजली बिल का भुगतान कैसे करेगा। जिला उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कहा कि ऐसे लोग खुले में घूम रहे हैं जो 17 बीघा से 117 बीघा जमीन के मालिक बन गए। जहां भी चकबंदी होती है, इस तरह के लोग चहेते अधिकारियों को भेज देते हैं और मनमाफिक चकबंदी कराते हैं।
यही नहीं, गरीब किसानों की जमीन भी औने पौने दामों में खरीद कर चकबंदी में उसे ऊंची कीमत की बनवा लेते हैं, जिसे बेचकर करोड़ों रुपए की बंतरबांत की जाती है। युवा प्रदेशाध्यक्ष सचिन ढोडा ने कहा कि चकबंदी के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आज तक सरकार भी उनके ट्रांसफर करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। उन्होंने कहा कि बैठक में हर तरह की रणनीति तैयार की गई। अगर बिजली विभाग के द्वारा ये मीटर लगाने की कोशिश की गई तो स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाएगा। सबसे ज़्यादा मुद्दा तो यही रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, कि उसका किसान हर तरीके से विरोध करता है। कारण क्या है कि किसान के पास ना तो रोज की आमदनी है, ना ये कि कोई ऐसी तनख्वाह उसकी जो महीने पे आ जाए। 6-6 महीने में उसकी फसल है और उसके भी आपको पता है कि गन्ना डालने के बाद में कई साल हो जाए उसका पैसा नहीं आता। स्मार्ट मीटर का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले मोबाइल थे, रिचार्ज होते थे, वो रिचार्ज करा दिया, जितने पैसे थे उतनी बिजली खर्च होगी, वो बंद हो जाएगा, कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, अगले दिन फिर उसमें पैसे डाल लो। तो किसान कहाँ से पैसे डालेगा? किसान के पैसे तो सरकार कई साल नहीं दे रही है, जबकि नियम ये है कि गन्ने का पैसा जो 15 दिन में नहीं मिल रहा उस पर ब्याज लगना चाहिए। अब देख लो कितने साल हो गए गन्ने पे पैसे रुके हुए, और हर साल पिछले साल का पैसा अगले साल मिले, उस पर क्या नाम ना कोई ब्याज है, और जो सरकार का पैसा रुक जाए उस पर पेनल्टी है। अगर किसान उसमें पैसे नहीं डालने का तो उसके घर में बिजली कैसे चलेगी, कैसे चलेगा उसका ट्वेल? मुख्य मुद्दे तो ये रहे कि एक तो जो ये बिजली में ये स्मार्ट मीटर बता रहे हैं, ये गलत है, देहात के लिए भी शहर के लिए भी ये मीटर सही नहीं है। इन्हें कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर गाँव में ही जाएंगे तो इसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, इन्हें बंधक बना जाएगा। ये सब मीटरों को किसी कीमत पर भी लगने देंगे। एक तो हमारा मेन मुद्दा ही हो, एक जो चकबंदी में जो तुमने लूट बिचवा रखी है, तुम पत्रकार लोग भी ठहते हैं बात को यार, जो चकबंदी में लूट कसोट हो रही है या आपको सबको बता जग जाहिर है क्यों हो रही है, क्या वजह? किसान तड़पता फिर रहा है, किसान का चक जब उठो से पता मिलने जरा चक हट गया यहाँ से, जब उसका लगा जो जहाँ से 10 पैसे की कीमत जमीन है वहाँ 1 रुपया कीमत है, और जहाँ से 1 रुपया कीमत की वहाँ 10 पैसे कीमत। ये तो निर्णय ये लिया गया कि अगर सरकार डिजिटल मीटर जो स्मार्ट मीटर है इन्हें बंद नहीं करती किसान का लगाना, तो सीधा सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। रणनीति तैयार होगी, सिर्फ हमारे अध्यक्ष जी तारीख तय करनी कि किस दिन हम। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। मंकीपॉक्स संक्रमण के भारत में भी दस्तक देने के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट घोषित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारियों के मुताबिक मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति ने हाल ही में एक देश की यात्रा की थी। मंकीपॉक्स के संभावित खतरों को देखते हुए कोटद्वार के बेस अस्पताल में भी इससे निपटने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। और हमारे यहाँ इस तरफ कोई केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जो शासनादेश जिससे जारी हुआ है उसके जो हम लोगों के लिए नोटिसिंग आई है उसके आधार पर हमने देख रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का केस आएगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है यहाँ पे। बढ़ते आगे खबरों में, बीते दिनों शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मानसून के बाद मच्छर जनहित रोगों डेंगू और मलेरिया को लेकर सचेत रहने को कहा। वह साफ सफाई व्यवस्था पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस संबंध में डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि क्योंकि डेंगू का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में साफ सफाई व फॉगिंग के साथ ही निर्देश दिए कि शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाए, जिससे हम डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों की रोकथाम कर सके। हम लोग बार बार अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। आप जानते हैं कि बरसात का सीज़न है, उसके बाद एक समस्या डेंगू की रहती है। डेंगू, हालांकि हम लोग ये मान रहे हैं कि लगातार हम लोग फॉगिंग और साफ़ सफाई करते ही है, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा कहा गया कोई विशेष अभियान हम लोग चलाएं ताकि उसमें आने वाला टाइम जो डेंगू के प्रभाव का है वो कम हो सके। तो शनिवार इतवार के लिए पूरे प्रदेश भर में ड्राइव चला गया और ये लगातार जारी रहेगा। वैसे साफ़ सफाई और ये क्रम तो हमेशा जारी रहता ही है, लेकिन विशेष अभियान हम लोग चलाएँ ताकि हमारा जो डेंगू का लार्वा है वो नष्ट हो सके, साफ़ सफाई हमारे यहाँ रह सके। तो ये लगातार अधिकारियों को हमारे द्वारा कहा भी जाता है और उसका पालन भी अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया। आपको बता दें कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक लेकर स्पष्ट कहा था कि वे लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठान, निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं 15 के करीब महत्वपूर्ण कार्यों का चार्ज उप नगर आयुक्त की बजाय नगर स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपने को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का, तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उनके इन्फोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही हैं, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा। वो हमारे पास कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे इन बिटवीन 2 बार वार्निंग्स उनको हम देंगे। थर्ड जो हमारा फेज होगा 15 डेज का, उसमें वी विल टेक अ डिसीजन टू फॉर टर्मिनेशन और फॉर मेंटेनिंग देम, और वी विल ब्रिंग इन न्यू एजेंसी। थर्डली जो हमारे सहायक नगर आयुक्त हैं और हमारे डिप्टी नगर आयुक्त हैं, उसमें हमने 8 ऑफिसर्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो अभी लगातार रात को पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो हमारी मॉपअप राउंड होता है नगर निगम की गाड़ियों का, आफ्टर दीज एजेंसीज हैव देयर राउंड्स, फिर एक मॉपअप राउंड हमारे नगर निगम की गाड़ियों का होता है, जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं 90, वहाँ पे अभी क्या प्रगति है। वो 8 पेट्रोलिंग ऑफिसर्स परसों से राउंड कर रहे हैं रात को। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।